Hey everyone, welcome back to my channel Physics with Vernika। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड होता क्या है? जब भी सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर या ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिसकी वजह से साउंड वेव की जो फ्रिक्वेंसी या फिर पिच है उसमें हमें एपरेंट चेंज सुनाई देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट इन साउंड कहते हैं। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमें एपरेंट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो इंक्रीज होएगी। अगर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो एपरेंट फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। इसको आसानी से समझने के लिए ये ऑडियो सुनते हैं। ओके, तो एक कार है जो हॉर्न करते हुए ऑब्जर्वर के पास आ रही है। ऑब्जर्वर या फिर लिसनर यहाँ पे रेस्ट में है। सोर्स ऑफ साउंड कार का हॉर्न है। तो कार हॉर्न करते हुए ऑब्जर्वर के पास आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि कार की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रही है। ठीक है। तो जैसे ही कार ऑब्जर्वर के पास आती है फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई दिखाई देती है, और जैसे ही कार ऑब्जर्वर से दूर जाती है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती हुई सुनाई देती है। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट इन साउंड कहते हैं। हमने यहाँ पे कहा है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी या फिर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व्ड और एपरेंट फ्रीक्वेंसी इसीलिए कहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है। साउंड की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, लेकिन वो एपरेंटली हमें सुनाई देती है कि जैसे बढ़ गई हो। जैसे कि कोई एम्बुलेंस का सायरन है या फिर हम किसी प्लेटफॉर्म में खड़े हुए हैं और ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन के आते हुए हमें ऐसा लगता है ना कि उसका जो सायरन है वो तेज हो गया, और जब वो हमसे दूर जा रही है तो धीरे धीरे आवाज कम होती जाती है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स ऑफ साउंड पे डिपेंड करेगी ना। अगर सोर्स ही चेंज कर दे तब जाके फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी। तो दिस इज डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। जब भी सोर्स और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक मूव करता है या दोनों मूव करते हैं, तो इसकी वजह से साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी में जो अपरेंट चेंज सुनाई देता है उसे ही हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट इन साउंड कहते हैं। और इजीली समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास एक एम्बुलेंस है जो कि सोर्स ऑफ साउंड है। एम्बुलेंस के ऊपर सायरन लगा हुआ है, यही सोर्स ऑफ साउंड है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जो कि स्टेशनरी है। जैसे ही एम्बुलेंस ऑब्जर्वर के पास आती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और पिच बढ़ जा रही है। पिच बढ़ जाना जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास एक मच्छर है, मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़ में किसकी पिच ज़्यादा है? तो मच्छर की पिच ज़्यादा है। मतलब पिच इंक्रीज होना मतलब आवाज़ का बारीक होना। अगर मैं कहूँ बॉयज़ और गर्ल्स में से किसकी पिच ज़्यादा होती है, तो गर्ल्स की पिच ज़्यादा होती है। मीन्स आवाज़ में वो तीखापन आना। तो जैसे ही एम्बुलेंस इस ऑब्जर्वर के पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, पिच हायर हो जा रही है इस केस में। और जैसे ही वो इस ऑब्जर्वर को क्रॉस करेगी, सपोज अब ऑब्जर्वर यहाँ पे है और जैसे ही इसको क्रॉस करके आगे जा रही है, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ना होके डिक्रीज हो जाएगी और पिच इस बार क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं कि फ्रीक्वेंसी में एक अपेरेंट चेंज सुनाई देता है जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो तब। तो डॉपलर इफेक्ट की कंडीशन क्या है कि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दोनों में से कोई ना कोई एक मूव करता हुआ होना चाहिए। तो जो रियल फ्रीक्वेंसी है और एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें हमें चेंज दिखाई देगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट इन साउंड कहते हैं। आगे देखते हैं डॉपलर इफेक्ट इन साउंड के लिए। सपोज हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स एस और ऑब्जर्वर ओ।
और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस d। इस केस में सोर्स s की, सोर्स ऑफ साउंड s की कोई ना कोई नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, रियल फ्रिक्वेंसी या नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जिसको हम n बोल देते हैं। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वर तक मिलेगी उसे हम क्या कह देते हैं, एपरेंट फ्रिक्वेंसी या फिर n डैश बोल देते हैं। मान लेते हैं कि सोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है, तो ऑब्जर्वर तक जो फ्रिक्वेंसी पहुंचेगी वो डिपेंड करती है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर। अब मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर जो है ये और दूर जा रहा है, इसका मोशन अवे द सोर्स हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो एपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी वो रियल फ्रिक्वेंसी से कम होगी, यानी कि इसको 500 हर्ट्ज से कुछ कम की फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। अब मान लेते हैं कि इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, पर ये क्या है, अब पास आ रहा है। अगर ये सोर्स के पास आ रहा है तो इसको जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड कहते हैं। तो ये जो एपरेंट फ्रिक्वेंसी है इसको निकालने के लिए हम n डैश इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय v प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस वी एस, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें n डैश क्या है, एपरेंट फ्रिक्वेंसी, apparent frequency, n real frequency, v speed of sound, vo speed of observer, vs speed of source। तो इस केस में क्या होता है, जब भी आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, सपोज ये जो भी डिस्टेंस था, ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ा, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपकी एपरेंट फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होएगी, यानी कि अब आपको 500 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से कम की फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। और अगर आपका डिस्टेंस कम हो रहा है तो उस केस में आपकी एपरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और आपको 500 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। तो अब इसी में कुछ केसेस हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट है, जिसमें सोर्स स्टेशनरी है, सोर्स मूव नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जर्वर मूव करेगा, यानी कि सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर मूव करेगा। अब दो कंडीशन है, ऑब्जर्वर पास भी आ सकता है और ऑब्जर्वर दूर भी जा सकता है। तो यहाँ पे दो सब केस लिखे हैं, ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द सोर्स और ऑब्जर्वर गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो सबसे पहले अगर सोर्स स्टेशनरी है तो यानी कि वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। हमारे पास अपेरेंट फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन डैश इज इक्वल्स टू एन वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस वी एस। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो हमें इन केसेस से पता चलेगा। सबसे पहले तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं जिसमें सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, अगर टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है तो इस केस में डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होएगी। अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एन डैश डिवाइडेड बाय एन शुड बी इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन वन। अगर ये वन से बड़ी होती है तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, सपोज एन डैश डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू वी। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो हम बाद में देखते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वी ओ डिवाइडेड बाय वी। अब वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। हमने कहा है एन डैश डिवाइडेड बाय एन शुड बी ग्रेटर देन वन। अब अगर इसकी वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए तो इसकी वैल्यू वन से बड़ी कब होएगी, जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी। और न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब यहाँ पे प्लस आएगा। यानी कि अगर हमारे पास केस फर्स्ट में सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n dash divided by n is equals to v plus vo divided by v। अब अगर हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें सोर्स हमारा स्टेशनरी है, यानी कि vs की वैल्यू तो ज़ीरो ही रखनी है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा है, यानी कि इस केस में डिस्टेंस बढ़ रहा है। और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी
डिक्रीज होएगी। और अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होएगी तो एन डैश डिवाइडेड बाय एन शुड बी लेसर देन वन। और अगर ये एन से कम है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए, अब ये लेसर कब होगा, एन डैश डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू वन से कम कब होएगी, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो। और डिनोमिनेटर बड़ा कब होगा, जब इस v में से कुछ माइनस किया जाए, तभी तो न्यूमरेटर से बड़ा होगा डिनोमिनेटर। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। तो एन डैश डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू v माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय v। तो हमारे पास केस फर्स्ट क्या है कि सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है सोर्स से तो ये वाला फॉर्मूला होगा। तो दो फॉर्मूले हो गए, एक ये और एक ये। केस सेकंड पे चलते हैं, जिसमें ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। ऑब्जर्वर स्टेशनरी है यानी कि वी ओ की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो। सोर्स मूव कर रहा है। फिर से दो केस हैं, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स मूव कर रहा है। सोर्स या तो दूर जाएगा या फिर पास आएगा। अगर सोर्स दूर जा रहा है तो आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। और अगर सोर्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं, सोर्स मूव टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि डिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा है। जब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होएगी। और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है यानी कि एन डैश डिवाइडेड बाय एन शुड बी ग्रेटर देन वन। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन डैश एन। अब वी ओ की वैल्यू तो ज़ीरो आनी, ज़ीरो आएगी। पहले जो फुल फॉर्मूला है वो लिख देते हैं, वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस वी एस। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वी डिवाइडेड वी एस। अब हमें देखना है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखिए एन डैश डिवाइडेड बाय एन शुड बी ग्रेटर देन वन, ये एन से बड़ा होना चाहिए। और अगर ये एन से बड़ा होना चाहिए, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ और ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो ये वैल्यू बड़ी कब होएगी, जब नीचे माइनस आएगा। अगर नीचे माइनस आएगा तभी तो न्यूमरेटर बड़ा होगा ना। न्यूमरेटर को बड़ा करना है तो नीचे डिनोमिनेटर से हमें v में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए नीचे क्या आएगा, v माइनस वी एस। तो ये केस जिसमें आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बनेगा। सेकंड बात करते हैं, सोर्स मूव अवे द ऑब्जर्वर। इस केस में डिस्टेंस सेपरेशन बढ़ रहा है, और सेपरेशन अगर बढ़ रहा है तो आपकी एपरेंट वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, एपरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इस केस में एन डैश डिवाइडेड बाय एन शुड बी लेसर देन वन। और अगर लेसर देन वन आएगा तो हमारे पास आएगी वैल्यू वी वी एस। अब इस केस में क्या है, हमें इसे लेसर देन वन करना है, तो यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। और डिनोमिनेटर कब बड़ा होगा, जब नीचे वैल्यू प्लस में आएगी। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, ये केस फर्स्ट और ये सब केस फर्स्ट, सब केस सेकंड के लिए। केस थर्ड पे चलते हैं। ओके, केस फाइव, केस थर्ड, इस केस थर्ड, जब सोर्स भी मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, दोनों मोशन में है। अब दोनों मोशन में है तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होंगी। सपोज हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है जिसमें आपके पास जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और हमारे पास फॉर्मूला है एन डैश इज इक्वल्स टू एन वी वी ओ वी वी एस। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये हम डिस्कस करते हैं। सेकंड चीज़ क्या हो जाएगी, पहले केसेस बना लेते हैं कि आपके पास सोर्स है और ऑब्जर्वर है, और इस केस में क्या हो रहा है, सोर्स दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है। फॉर्मूला फिर से वही, एन वी वी एस। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस में आपके पास सोर्स है, ऑब्जर्वर है, सोर्स ऑब्जर्वर, और सोर्स पास आ रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है।
फोर्थ केस क्या होगा कि इस बार आपका जो सोर्स है वो दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर पास आ रहा है। अभी बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा ये देखते हैं। फर्स्ट केस में आपका सोर्स भी पास आ रहा है और ऑब्जर्वर भी पास आ रहा है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी कि सेपरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। अब अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो एन डैश की वैल्यू ज़्यादा होएगी और एन डैश डिवाइडेड बाय एन शुड बी ग्रेटर देन वन। यानी कि इस केस में क्या होना चाहिए, ये वैल्यू वन से ज़्यादा आनी चाहिए, और अगर वैल्यू वन से ज़्यादा आनी चाहिए तो यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। और न्यूमरेटर की वैल्यू कब बड़ी होगी, जब ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया है, ये। अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं, जब सोर्स भी दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है, और अगर सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होएगी, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रही है तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, लेसर देन वन होगा। और अगर रेशियो लेसर देन वन है तो इस केस में हमें क्या दिखाना होगा कि डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है। और डिनोमिनेटर की वैल्यू कब बड़ी होगी, जब नीचे प्लस आएगा और ऊपर माइनस आएगा। थर्ड केस पे आते हैं, जिस केस में सोर्स तो पास आ रहा है लेकिन ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। अब इस केस में देखते हैं कि सोर्स पास आ रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। तो इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, सेपरेशन, जो सोर्स है वो सेपरेशन कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो सेपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो नेचुरल वैल्यूज़ होती है वी नोड की, वी माइनस वी प्लस माइनस और वी प्लस माइनस वी एस, तो जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सॉरी ऑब्जर्वर दूर जा रहा है लेकिन सोर्स पास आने की कोशिश कर रहा है, सोर्स चाह रहा है कि दोनों के बीच का सेपरेशन कम हो जाए। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कम हो जाए तो वो कम कब हो सकता है, सेपरेशन कब कम होता है, फर्स्ट वाले केस में हमारा सेपरेशन कम है, यानी कि फर्स्ट वाले केस में एन डैश की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन है। यानी कि ये जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू सोर्स ये ग्रेटर देन वन कब होगी, यानी कि एन डैश इज इक्वल्स टू एन शुड बी ग्रेटर देन वन। ये वाली जो कंडीशन है ये कब होती है, जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, जब आपका डिनोमिनेटर लेसर होगा। तो डिनोमिनेटर कम हो उसके लिए कंडीशन क्या है, नीचे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। अब ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर किस केस में जा रहा था, ये रहा सेकंड केस में दूर। जब दूर जा रहा है तो इस केस में क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज होएगी, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने की वजह से जो वैल्यू आएगी एन डैश बाई एन वो क्या आएगी, ये इट शुड बी लेसर देन वन। और ये लेसर देन वन कब होएगी, जब आपका न्यूमरेटर कम हो। और न्यूमरेटर कम कब होगा, जब ऊपर माइनस आ रहा हो, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। नेक्स्ट केस पे आते हैं, जिसमें ऑब्जर्वर तो पास आना चाह रहा है लेकिन सोर्स दूर जा रहा है। अब अगर सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स दूर किस केस में जा रहा है, ये सेकंड वाले केस में सोर्स दूर जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में जब सोर्स दूर जा रहा है तो हमने सोर्स की जगह पे क्या रखा है, प्लस रखा है। सोर्स दूर जा रहा है और उस केस में क्या होना चाहिए कि आपकी एन डैश की जो वैल्यू है वो कम होगी। अब एन डैश की वैल्यू कम कब होगी, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि नीचे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। अब इसी केस में जब आपका ऑब्जर्वर पास आ रहा है, ऑब्जर्वर जब पास आएगा तो आपकी जो वैल्यू है वो एन डैश की बढ़ेगी, यानी कि वो तो सेपरेशन कम करने की कोशिश कर रहा है। और सेपरेशन कम कब होगा, जब आपकी एन डैश की वैल्यू इंक्रीज होगी। और एन डैश की वैल्यू इंक्रीज कब होती है, जब आपकी एन डैश एन शुड बी ग्रेटर देन द रेशियो ऑफ एन डैश और एन शुड बी ग्रेटर देन वन। और ये जो रेशियो है ग्रेटर देन वन होने का, ये कब होएगा, जब ऊपर भी आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये चार फॉर्मूले आ जाते हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। इंस्टेड कि आप इन्हें रटो, समझ लो। और समझने की सिंपल सी ट्रिक यही है कि थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है कि जब भी दोनों के बीच की सेपरेशन कम हो रही है, सेपरेशन कम हो रहा है यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है।
और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि एन डैश और एन के रेशियो जो है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए, और वो कब होगा? वन से ज़्यादा, जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो आप सिंपल से ये ट्रिक यूज़ करके चारों फॉर्मूले निकाल सकते हो, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले याद किए नहीं जा सकते। तो आपका एक फॉर्मूला हो गया ये, एक फॉर्मूला हो गया ये और ये। तो ये हमारे तीन केसेस थे। सेकंड केस में हमने देखा कि जब आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स मूव कर रहा है, और सोर्स जो है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। केस फर्स्ट में हमने देखा कि अगर आपका सोर्स स्टेशनरी है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स और गोइंग अवे द सोर्स, तो ये दो फॉर्मूले होंगे। अब इतने सारे फॉर्मूले याद तो करना इजी नहीं है, ये सब केसेस हैं, और ये सब केस आप इजीली अपने माइंड में बना सकते हो। आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है अपेरेंट फ्रिक्वेंसी का, और बाकी ये सभी के सभी फॉर्मूले आप खुद ब खुद बना सकते हो सिंपल याद करके, कि एन डैश की वैल्यू कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। So that's it for today. I hope you like the video. If you find it useful, hit the like button, and thanks for watching.